चलिए तो आगे पढ़ते हैं। और हम लिख रहे थे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट सोर्सेस। उनमें हमने पॉइंट का और रिंग का कर लिया था। तो रिंग का फॉर्मूला आप याद करके आए होंगे। तुम बताओ। हाँ, रिंग के ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। अरे मैंने इधर हूँ कर लिया, देख के बता दो। अबे देख के तो सही बता दो यार। यूनिफॉर्म हॉलो स्फेयर या स्फेरिकल शेल, इसके बारे में। इसका ग्रेविटेशनल फील्ड का देखो, इस चैप्टर में हम 11वीं क्लास में हम ग्रेविटेशन चैप्टर में हम मेनली क्या ध्यान देने वाले हैं, अर्थ को पढ़ने वाले हैं। अर्थ का फील्ड, अर्थ का पोटेंशियल, अर्थ पे से कुछ चीज फेंकी तो कितनी वेलोसिटी से फेंकोगे कि अर्थ से निकल जाएगी, अर्थ के फील्ड से बाहर निकल जाएगी, मतलब एस्केप वेलोसिटी वगैरह, टाइम पीरियड, केपलर्स लॉ, ये सब पढ़ने वाले हैं ना। हम बहुत ज्यादा कि इसके फॉर्मूले कहाँ से आए, हॉलो स्फीयर के, सॉलिड स्फीयर के, इसके अलावा डिस्क होती है, सर्कुलर रिंग होती है, सर्कुलर आर्क होता है, प्लेट होती है, इनफाइनाइट शीट होती है, सिलेंडर होता है, बहुत सारे होते हैं जिनके ग्रेविटेशन फील्ड हो सकते हैं। हम वो सब नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि अर्थ के फील्ड क्या होती है, अर्थ का पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। और ये सब मैंने बोला कि एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, केपलर लॉ, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। मतलब ये चैप्टर भी 6-7 दिन चलेगा अपना, फिर वापस से 6-7 दिन ट्वेल्थ में फिर आएगा। तब ये पार्ट 2 रहेगा उसका है। उसमें आपको इनके डेरिवेशन वगैरह सिखाएंगे, वगैरह वगैरह करेंगे, हैं? खूब सारी चीजें करी जाएंगी। तो अभी हम डेरिवेशन नहीं बताएंगे, ठीक है ना। वो अगले साल ट्वेल्थ में आपको बताए जाएंगे, वो फिक्स है पहले से, इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि वो अगले साल बताए जाएंगे। और हमें 7 दिन दिए भी उस हिसाब से कि बिना डेरिवेशन के वो हो पाएगा, है ना। तो एक यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर है, इसका मास m, रेडियस r है। जो भी इसका फॉर्मूला है आपको याद रखना है। अच्छा एक सेकंड, इसके लिए क्या डिफाइन होता है, लैम्डा सिग्मा रो। सिग्मा डिफाइन होता है कितना होगा, m/4 पाई आर स्क्वायर। मतलब ऐसे ही बता दिया, इसका कोई काम नहीं है। अच्छा, हम 3 जगह पॉइंट ले सकते हैं, एक तो बाहर, एक ऊपर और एक अंदर। मतलब x लेस देन r ले लेते हैं, x बराबर r एंड x ग्रेटर देन r। तो x ग्रेटर देन r का मतलब क्या हो जाएगा, आउटसाइड द स्फेयर, और ये ऑन द स्फेयर, और ये इनसाइड द स्फेयर, ठीक है। और x क्या है, x है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट पी। सेंटर एंड पॉइंट, पॉइंट पी क्या है, पॉइंट पी वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। तो जरा यहां देखें, एक्स ग्रेटर देन आर का मतलब होगा ये सेंटर है और पॉइंट पी बाहर है। सी से पी की डिस्टेंस को हम एक्स कह रहे हैं। तो अगर पॉइंट बाहर होगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पी पर होगा Gm/x²। फॉर्मूला रटो, लेकिन ये जरूर रटो कि इनमें वैल्यू क्या रखनी है। जी का मतलब जी, एम का मतलब मास ऑफ द स्फीयर, एक्स का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अगर ऊपर ही है मतलब यहीं पे ही है पी, तो ये डिस्टेंस एक्स जो कि किसके बराबर, आर के बराबर, ये हो जाएगा Gm/r²। लेकिन अगर पॉइंट आता है अंदर, पॉइंट आता है अंदर, तो इस ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द हॉलो यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर, ये ध्यान रखना, यूनिफॉर्म के लिए ही यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर क्या आएगा, 0, है ना। याद रखना है आपको इस साल, अगले साल आपको इनके डेरिवेशन बताए जाएंगे, ठीक है। और ग्राफ कैसे बनेगा इनका, ग्रेविटेशनल फील्ड का एक्स के साथ ग्राफ, तो ग्राफ भी देख लो। ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर का एक्स के साथ ग्राफ। अब डायरेक्शन कैसे लेंगे इसे, देखो, हर पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड लगेगा
वो सेंटर की तरफ लगेगा, बाहर है तब भी सेंटर की तरफ, ई जी वेक्टर, सरफेस पर है तब भी सेंटर की तरफ, और अंदर है तो जीरो ही है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन क्या बोलेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो एक कन्वेंशन है कि अगर सेंटर से अवे है तो पॉजिटिव, सेंटर की तरफ है तो नेगेटिव। ठीक है, वैसे कैसे बना लो कन्वेंशन आपकी इच्छा है, बाकी इसको नेगेटिव मान लेते हैं, सेंटर की तरफ नेगेटिव, सेंटर से अवे होता तो पॉजिटिव। ठीक है, अगर एक्स वाई जेड एक्सिस डिफाइन कर दिया तो भी फिर उसके हिसाब से लेना पड़ेंगे ना, कन्वेंशन का कोई नियम नहीं होता। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ वो कहलवाना चाहता है आपसे कि भाई ऐसे इस हिसाब से डायरेक्शन लो, तो फिर उसका तरीका देता है वो। जैसे अगर उसने बोलना है कि आई कैप जे कैप के कैप में आंसर दो, तो फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस वो बना के देता है कि एक और कुछ नहीं बोला है और आई के जे में आंसर देना है, ऑप्शन ऐसा ही है, तो फिर स्टैंडर्ड ले लो, है ना। खैर, अभी मैं मान लेता हूँ कि सेंटर की तरफ को नेगेटिव ले रहे हैं, सेंटर से अवे को हम पॉजिटिव ले रहे हैं। तो एक्स बराबर 0 से लेके आर तक, तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या रहेगी, 0 रहेगी। उसके बाद फिर अचानक से जी एम अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगी। नेगेटिव में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि सेंटर की तरफ डायरेक्शन को बता रहा हूँ। और उसके बाद फिर जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा कम होती जाएगी और अनंत पे कितनी रहेगी, 0। ऐसा। और अगर इसी में आपको मैग्नीट्यूड का ग्राफ दिया होता ऑप्शन में, तो मैग्नीट्यूड का ग्राफ क्या बन जाता, यहाँ से यहाँ तक तो इतना ही रहता, फिर ये ऊपर चले जाता, और फिर ऐसा, मतलब यही ग्राफ पॉजिटिव में बन जाता। लिखिए, ये है यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर के फॉर्म। नीचे वाले ग्राफ में भी एक्स एक्सिस में एक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक्स क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट पी। ठीक है, डन। अब इधर देख, नहीं नोट डन। अब मैं कुछ चेंजेस करूंगा इसमें और ये हो जाएगा अपना सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। तो क्या क्या बदलेगा, देखो ध्यान से। सबसे पहले तो नाम वाम चेंज कर देता हूँ, सॉलिड स्फीयर, अंदर ऐसे डिजाइन आ जाएगी, रो डिफाइन होगा इसके लिए 4/3 पाई आर क्यूब, डेंसिटी डिफाइन होगी इसके लिए, एक्स इसमें यही है। अब इन फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, है ना, इसमें भी 3 पॉइंट्स हो जाएंगे, बाहर ऊपर भीतर। बाहर वाले के लिए यही फॉर्मूला रहेगा, ऑन द स्फीयर के लिए भी यही फॉर्मूला रहेगा, इनसाइड द स्फीयर के लिए फॉर्मूला बदल जाएगा। इनसाइड द स्फीयर के लिए क्या आएगा देखते हैं जरा, तो वही कि ये सेंटर है, ये पॉइंट पी है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी सेंटर की तरफ ही होगी, और इसका फॉर्मूला आएगा जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स। तो यहाँ पे जी एम आर क्यूब, जी एम अपॉन आर क्यूब तो कांस्टेंट हो गया टर्म, क्यों, मास ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ द स्फीयर, इनटू एक्स, अपॉन एक्स नहीं है यहाँ पे, इनटू एक्स है। ठीक है, सेंटर पर, सेंटर के लिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0। सेंटर पर फील्ड आ जाएगा 0। उसके बाद जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा फील्ड भी, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी भी बढ़ते जाएगी। कब तक बढ़ते जाएगी, सरफेस तक, सरफेस तक बढ़ेगी और उसके बाद फिर वापस से कम होती जाएगी। तो अब चेंज करते हैं ग्राफ में, ग्राफ क्या बदलेंगे देखो इधर एक बार। जो वेक्टर वाला ग्राफ है, वेक्टर में क्या, ये तो हो गई एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि सेंटर पर फील्ड 0 है और यहां तक बढ़ते जा रही है, और एक्स के प्रोपोर्शनल है, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। क्या ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन, यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, और उसके बाद फिर कम होते जाएगा। और अगर मैग्नीट्यूड में बनाना है तो ये बन जाएगा ऐसा, स्ट्रेट लाइन फिर कम होता जाएगा। तो अगर सॉलिड स्फीयर कौन है, अर्थ ही तो है। अर्थ क्या है, एक सॉलिड स्फीयर। तो अर्थ का सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ पे होता है, उसकी सरफेस पर। सरफेस से ऊपर जाएंगे अपन तब भी ग्रेविटेशनल फील्ड कम होते जाएगा, सरफेस के अंदर जाएंगे गड्ढा खोद के तो भी ग्रेविटेशनल फील्ड कम होते जाएगा, सेंटर पे 0 हो जाएगा।
अर्थ की सरफेस पर सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है, लिख लीजिए। डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड सेंटर की तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर है सभी केसेस में। तो इनसाइड द सेंटर आप ध्यान रखना gm/r³ है, फिर इंटू एक्स है ना। हेडिंग डालिए, ग्रेविटी। ग्रेविटी ग्रेविटी करते रहते हो ना तुम, क्या होती है ग्रेविटी? तो ग्रेविटी टर्म यूज्ड फॉर, ग्रेविटी यूज्ड फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अर्थ। क्या? देखो, ग्रेविटी यूज्ड फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अर्थ। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अर्थ, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब मैं फील्ड स्टार्टिंग किया था तो लिखवाया होगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अर्थ एट इट्स सरफेस ही आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहते हैं, लिखवाया था। हाँ, तो ग्रेविटी, जो ग्रेविटी हम करते रहते हैं, स्मॉल जी करते रहते हैं, क्या है बेसिकली? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ही है और कुछ भी नहीं। और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना सीखते हैं। अर्थ कौन है? सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर के फॉर्मूले लगेंगे। तो आपने देखा सॉलिड स्फीयर में तो सर, स्फीयर के बाहर निकल जाओ, सरफेस से ऊपर जाओ तो फील्ड बदल जाता है, सरफेस के अंदर जाओ तो फील्ड बदल जाता है। तो मतलब ये जो जी है, ग्रेविटी है, ये वेरी करती है, इसमें वेरिएशन आ जाते हैं ड्यू टू हाइट, डेप्थ, शेप, रोटेशन वगैरह वगैरह, तो हम वही पढ़ने वाले हैं। हेडिंग डालिए, वेरिएशन इन ग्रेविटी, स्मॉल जी। वेरिएशन इन ग्रेविटी, वेरिएशन इन ग्रेविटी, ठीक है। उसमें फर्स्ट लिखिए जी एट सरफेस ऑफ अर्थ। तो ऐसा करिए, लिखिए मत, आप तो देखिए, फिर एक साथ लिखना, ठीक। जिसने जहां तक भी लिख लिया है अब ऊपर देखिए, एट सरफेस ऑफ अर्थ, देखते जाओ, है ना। मान लो ये सरफेस नहीं, ये धरती है, धरती का मास होगा m e, रेडियस होगी r e, जो भी होगी, इसकी सरफेस पर, सरफेस मतलब इस पूरी कहीं पे भी मान लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यानी कि Eg, मैग्नीट्यूड P, क्या कहेंगे उसको अपन? जी सरफेस। सरफेस पर जी की वैल्यू क्या होगी? क्या होता है फॉर्मूला? GME/R E²। ई में चिपका रहा हूँ अर्थ के लिए, मून होता तो मून हो जाता, जो भी होता वो हो जाता, कोई भी प्लेनेट होता उसका मास हो जाता। ME और RE की वैल्यू हमें पता है, ये है 4 kg और ये है, ये हमें याद है। तो जब ये वैल्यूज उसमें रखते हैं और जी सरफेस हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहीं से आता है। तो क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ का मास डाल दिया, अर्थ की रेडियस डाल दी, मून का मास, मून की रेडियस डाल देते तो मून की सरफेस का पर का ग्रेविटी आ जाता, जो कि अपन जानते हैं इसका अपॉन 6 होता है, अपॉन 6, ठीक है। ये सरफेस हो गया। और दूसरा, जी एट हाइट h फ्रॉम सरफेस, तो मान लीजिए ये धरती है, ये सेंटर है, ये सरफेस है। सरफेस से हाइट h का क्या मतलब होगा? ऐसा ऊपर, सरफेस से h हाइट ऊपर। हाँ सही बात है, अबे नहीं क्या बात है, सही तो बात। तो बताइए क्या ये भी हाइट h होगी क्या इधर?
जैसे ये सरफेस, सरफेस से हाइट एच, ये भी, या ये भी कर लिख सकते हैं क्या, ये सरफेस है, सरफेस से हाइट एच, या हाइट एच का मतलब सिर्फ यही है, हाइट एच है, बताओ। हाँ कहीं पे भी, ये मत बोलना सर ये तो नीचे है, हाइट कहाँ है, तो डेप्थ हो गई, डेप्थ का मतलब, अबे धरती के बाहर सब हाइट ही है, धरती के अंदर है डेप्थ तो, ठीक है। तो जैसे यहाँ बोल ये, यहाँ से एच हाइट ऊपर, यहाँ पे है पी, ये है आर ई। तो इस पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी, जिसको मैं ईजी कह रहा हूँ, ईजी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जी डैश बोल देता हूँ, जी डैश पी पर फील्ड इंटेंसिटी, ये क्या होगी बताओ, फॉर्मूला क्या होता है, जी एम ई आर ई प्लस एच का स्क्वायर। यहाँ पे आपने इसको जी डैश में अगर आर ई को बाहर निकाल लिया, तो जी एम ई आर ई स्क्वायर 1 प्लस एच अपॉन आर ई का स्क्वायर, सही है क्या, जी एम ई आर ई का स्क्वायर, जी एम ई आर ई का स्क्वायर तो जी सरफेस है, जी एम ई आर ई का स्क्वायर तो जी सरफेस है, तो जी डैश बराबर जी ऑफ सरफेस इंटू 1 प्लस एच अपॉन आर ई की पावर, पावर -2, ये आ गया फॉर्मूला, जी सरफेस इंटू 1 प्लस एच अपॉन आर ई की पावर -2। फिर एक अप्रोक्सीमेशन होता है, आप क्या आएगा सर्कल के बाद, बाइनोमियल, चालू हो गया, आएगा आएगा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ये अप्रोक्सीमेशन क्या है, ध्यान से सुनना, कि अगर कहीं 1 प्लस एक्स की पावर n लिखा हुआ है, 1 प्लस एक्स की पावर n लिखा हुआ है, तो आप उसको लिख सकते हो 1 प्लस n इंटू एक्स, मस्त, सही है। बस कंडीशन क्या है, कि जो x है वो 1 से काफी छोटा होना चाहिए, ये जो x है वो 1 से छोटा होना चाहिए, तो आप लिख सकते हैं, ये कहलाता है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ठीक, अब मैं इसको यहाँ लगाऊंगा, देखना कैसे, कि इफ h काफी छोटा है आर ई से, देखना यहाँ पे एच अपॉन आर ई लिखा है, और मैं बोल रहा हूँ कि हाइट जो है रेडियस ऑफ अर्थ से काफी छोटी है, जैसे रेडियस ऑफ अर्थ तो कितनी है, 6400 किलोमीटर, मान लो हम 100 किलोमीटर की बात कर, अपने लिए तो बहुत बड़ा है, कि सरफेस से ऊपर 100 किलोमीटर मतलब बहुत ज्यादा हो गया, बट 64 किलोमीटर के मुकाबले तो काफी कम है, अरे हाँ कि ना, 64 गुना जाना है, ठीक। तो मैं लिख सकता हूँ ना कि अगर एच बहुत कम है, आर ई बहुत बड़ा है, तो एच अपॉन आर ई 1 से काफी छोटा होगा, एच छोटा है आर बड़ा है, एच अपॉन आर तो छोटा होगा ना 1 से, यहाँ क्या लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स, और एक्स अगर छोटा हो जाए तो पावर कहाँ जाती है आगे, तो क्या लिखूंगा बताओ, जी डैश बराबर जी सरफेस, क्या लिखूंगा, 1 - 2h अपॉन, ये फॉर्मूला बन गया, पर ये आप हमेशा नहीं लगा सकते, ये अप्रोक्सीमेशन है। अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या होता है, सही आंसर से थोड़ा आसपास, ठीक है। मान लो सर हाइट आई थी 3200 किलोमीटर, और आपने यही वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो क्या होगा, गलत, हाँ मतलब गलत बोल लो या यूं कह लो, कि सही आंसर से बहुत दूर आएगा आपका आंसर, सही आंसर से बहुत दूर। और वहीं पे अगर हाइट आई होती 100 किलोमीटर, और फिर आप ये फॉर्मूला लगाते, तो आंसर सही आता, नहीं सही नहीं आता, सही के बहुत करीब आता, सही तो इससे आएगा ना यार, अरे सही आंसर तो इससे आएगा, ये तो उसका अप्रोक्सीमेशन है, हाइट जितनी छोटी होगी ये अप्रोक्सीमेशन उतना सही के करीब होगा, हाइट जितनी बड़ी होगी ये सही से उतना दूर होगा। सही निकालना है तो ये निकालो, जल्दी निकालना है तो ये निकालो, आपके हाथ, छापो, और कोई डाउट तो पूछो। थर्ड है जी एट, तुम फिर से रुक जाओ थोड़ा, देख लो पहले, जी एट डेप्थ डी फ्रॉम सरफेस,
डेप्थ डी का मतलब है सरफेस से डिस्टेंस है डी, ठीक है ना। तो सेंटर से पी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर ई माइनस डी, आर ई माइनस डी, क्योंकि जो फॉर्मूले में एक्स रहता है वो सी से पी की डिस्टेंस रहती है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब इसको बोल देते हैं अपन जी डबल डैश। फॉर्मूला क्या रहता है यहाँ पे, आर ई क्यूब इंटू आर ई माइनस डी, आर ई माइनस डी। आर ई को कॉमन ले लो, बाहर निकाल लो, आर ई बाहर आएगा, एक आर ई कट जाएगा तो ये बचेगा जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, 1 - डी अपॉन आर। ये तो वैसे ही अच्छा फॉर्मूला है, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन लेने की जरूरत भी नहीं है। वहां पे तो क्यों लिया हमने, यहाँ पे पावर में -2 बन रहा था तो सॉल्व करने में थोड़ा कठिन बनता। तो कई बार 100 किलोमीटर के आसपास की जब हाइट होती है यहाँ पे, 100 - 150 किलोमीटर के आसपास, तो हम जनरली यही वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। और उससे ज्यादा की हाइट जब होती है तो फिर हमें एक्चुअल वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत लगती है इसको सॉल्व करने में। लेकिन यहाँ आप देखोगे कि यहाँ तो ऑलरेडी बहुत आसान बना है। ये चीज तो क्या बन गई, जी ऑफ सरफेस, यानी कि 9.8, 1 - डी अपॉन आर ई, डी का मतलब हो गया डेप्थ, रेडियस, ये फॉर्मूला हो जाएगा डेप्थ के लिए। समझ गए। एक और लिख लेते हैं पहले, पहले पहले मैं बता देता हूँ आपको, फिर लिख लेना। शेप ऑफ अर्थ की वजह से, शेप ऑफ अर्थ, फोर्थ है वेरिएशन ड्यू टू, हमें पता है कि अर्थ जो है ना गोल नहीं होती है, कैसी होती है। हाँ मतलब थोड़ा ज्यादा मैंने कर दिया, पर ठीक है। तो यहाँ पे ना ये वाली जो प्लेन रहता है उसको तो इक्वेटोरियल कहते हैं, पता ही है तुमको। और ये पोल, तो यहाँ पे दो पॉइंट पे कंपेयर कर रहे हैं हम, एक तो पोल और एक इक्वेटोरियल पे। अगर ये वाली रेडियस आर पी और ये वाली रेडियस आर ई क्यू बोले, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर ई क्यू, और यहाँ से यहाँ तक आर पी, तो कौन बड़ा है, आर पी छोटा है, आर ई क्यू बड़ा है। और हम देखें कि भाई सरफेस पर 1/r², जिधर आर ज्यादा उधर फील्ड कम आनी चाहिए। तो ग्रेविटेशनल फील्ड पी पे ज्यादा आएगी, इक्वेटोरियल पे कम आएगी। सरफेस की बात कर रहे हैं, सरफेस पर पोल पर ज्यादा आएगी, इक्वेटोरियल पर कम आएगी। और जो डिफरेंस है ये भी हमें पता है, 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का डिफरेंस रहता है। शेप में इतना ही है। और एक और है फिर, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, तो बताते हैं आपको, पहले नोट करो। क्या, कहीं का भी नहीं है ना यार, वो तो एक एवरेज सी रेडियस है। तो क्या कह रहे थे, हाँ अगर स्फेरिकल होता तो पोल का और इक्वेटोरियल का सेम आता, क्योंकि रेडियस सेम रहती ना। क्या, हाँ डिफरेंस नहीं होता, पर एक्चुअल में ये डिफरेंस है, लेकिन हम सवालों में या सॉल्व करते वक्त अर्थ को सॉलिड स्फीयर मानते हैं, मान के ही करते हैं, ठीक है। पांचवा, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, पहले देख लो फिर लिख लेना। तो हमने मान लिया ये अर्थ है, ये ऐसे ओमेगा से घूम रही है, ये इसका इक्वेटोरियल है, ठीक है। तो पहले तो ये समझो कि क्या होता है ग्रेविटी। तो अगर मेरे को ग्रेविटी निकालनी है, मान लो अपने इस कमरे में क्या ग्रेविटी है, इस जगह पर क्या ग्रेविटी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक वेइंग मशीन रखूंगा, उस पर अपना वेट मेजर करूंगा, और वेट में से एम को डिवाइड कर दूंगा, तो जो बचेगा वो उस जगह की ग्रेविटी है। सही बात है क्या, नहीं, एम जी आएगा ना, नॉर्मल मेजर करता है ना, नॉर्मल एम जी होता है, एम को डिवाइड कर दोगे तो जी बचेगा। अब आप ये काम अगर अलग अलग जगह जाके करोगे ना, कि एक आप एक बार तो यहाँ गए इक्वेटोरियल पर, फिर थोड़ा सा ऊपर गए, फिर ऊपर गए, ऊपर गए, ऊपर जाते थे पोल पे पहुंच गए, आपका हर जगह पर वेट अलग अलग आएगा, तो मास थोड़ी चेंज होगा।
ग्रेविटी बदल जाती। खैर वो अलग बात है। ग्रेविटी निकालने का तरीका क्या हुआ, नॉर्मल निकालो, नॉर्मल में मास को डिवाइड कर दो तो जो बचेगा वो ग्रेविटी होती है। ठीक है क्या? तो अब जैसे मैं किसी रैंडम पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे अर्थ में कोई ये जगह, यहाँ पे एक स्मॉल मास एम कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि इक्वेटोरियल से थीटा एंगल पर है। यहाँ पर ग्रेविटी क्या होगी, जबकि अर्थ के घूमने के इफेक्ट को आपको लेना है। अभी अपन जब एन बराबर एम जी लिख देते हैं तो अर्थ के घूमने का इफेक्ट थोड़ी लिया हमने, हमने तो बस वही जो नॉर्मल सरफेस पर ग्रेविटी होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है, बस वो ले लिया। घूमने का इफेक्ट भी लेना है, बाकी बहुत कम होता है ये, इसलिए अपन इसको नेग्लेक्ट करते हैं, पर होता जरूर है। कैसे होता है देखना जरा। तो अगर कोई मास यहाँ है धरती के साथ, ये भी घूम रहा होगा। अरे घूम गया क्या? ये जो घूम रहा होगा इसका जो सर्कल होगा, सर्कल की रेडियस क्या होगी? बोले सर ये रेडियस तो आर ऑफ अर्थ है, ये एंगल थीटा है, तो ये आर कॉस थीटा हो जाएगा। ये आर कॉस थीटा किसकी रेडियस होगी, जिसपे ये पार्टिकल घूम रहा है। अर्थ की रेडियस तो आर है। आर क्या है यहाँ पे, अर्थ की रेडियस, पार्टिकल जिसपे घूम रहा है वो, उसकी रेडियस है आर कॉस थीटा। अब एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी बनाते हैं तो कौन बताएगा मेरे को इस पे एमजी किधर लगेगा? ब्लॉक पर टूवर्ड्स द सेंटर लगेगा। अभी बोले सर आप अब तक तो कहते थे वर्टिकली डाउनवर्ड। वो नहीं नहीं, ग्राउंड पे नहीं, हमेशा ही वर्टिकली डाउनवर्ड ही रहता है। जैसे मान लो ये धरती नहीं होती, एक नॉर्मल गोला होता, नॉर्मल स्फेयर होता, हम सरफेस पे लाए एक गोला खरीद के मार्केट से और उस पे, तो उसको एमजी नीचे ही लगता। ये धरती है खुद, तो इसलिए सेंटर की तरफ लग रहा है एमजी। तुम्हें समझ में आ रही बात? अगर तुम उसको यहाँ बैठ के देखोगे तो तुम्हें ये वर्टिकल डाउनवर्ड ही दिखेगा। अभी अपन इसी जगह हो, तुम्हें क्या पता, अपन ही है ये इस जगह पर। अपन तो बोल रहे हैं एमजी नीचे है, पर ये नीचे जा रहा है, सेंटर में ही है अर्थ के। अरे समझ में आई बात? यहाँ पे जो आदमी खड़ा होगा ना, उसे यही बोलेगा नीचे है भैया, ये उसका नीचे यही है। तुम्हें समझ में आ रही है बात? अरे ये अर्थ है, यहाँ पानी भरा है, पानी गिर थोड़ी गया भाई। नहीं समझ, तुम ग्लोब देखा है, ओशियन देखे? अब तुम सोचो स्पेस से देख रहे हो, पानी भरा है अर्थ में और पानी फैल ही नहीं रहा, तो वो नीचे नहीं है। समझ रहे हो? तो स्पेस में पानी पानी हो जाता। क्या हो गया? अब तुम मत आया करो यार। नहीं नहीं, आ जाएगा। ये एम जी इधर लगेगा, नॉर्मल ऐसा लगेगा ऊपर। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल से कर लेते तो सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम द सेंटर लगेगा, ऐसे लग जाएगा। कितना लगता है, एम ओमेगा स्क्वायर आर। आर क्या होती है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ऐसा हमें नॉर्मल चाहिए तो एम ओ स्क्वायर के ये वाला कंपोनेंट ले लेते हैं, रिलेशन बैलेंस कर देंगे फोर्स का ना। तो अगर ये थीटा है तो ये थीटा हो गया, इसका ये वाला कंपोनेंट हो गया, कितना हो गया, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो मैं इसका वो वाला कंपोनेंट करके और इन दोनों को बराबर कर रहा हूँ, तो मैं इक्वेशन लिखूंगा एम जी बराबर एन प्लस, ये ठीक है क्या? तो नॉर्मल कितना आ जाएगा, एम इंटू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस, ये नॉर्मल आ गया। नॉर्मल में अगर मास को डिवाइड कर दोगे तो आपका जी इफेक्टिव आ जाएगा। ये आ गया जी इफेक्टिव। इस जी में आप देखो, ये जो है यही है इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। अब अगर आपको वापस से वही निकालना है कि इक्वेटोरियल पे ज्यादा है कि पोल पे ज्यादा है, तो एक बार इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल के लिए थीटा कितना हो जाएगा, जीरो। तो पहले मैं इक्वेटोरियल के देख रहा हूँ तो थीटा बराबर जीरो डाल दूंगा। थीटा बराबर जीरो पुट करूंगा इसमें तो जी एट इक्वेटोरियल कितना आ जाएगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। फिर मैं अगर पोल के लिए देखूंगा तो पोल के लिए थीटा 90, तो जी इफेक्टिव कितना आ जाएगा, जी ही आ जाएगा। अभी भी यही जीता। कौन जीता, पोल वाला जीता। जीपी बड़ा आया है जी ऑफ इक्वेटोरियल से, और ये जो डिफरेंस आता है ये आता है 0.03 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
वो 0.02 आता था। ये याद रखना है, मत रखो ऐसे मॉड्यूल वॉड्यूल में लिखा हो, किताबों में लिखा रहता है, बाकी ऐसे याद रखना। ये है इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन। तो कोई पूछे नॉर्मल पे क्या फर्क पड़ता है, तो ये फर्क, ये नॉर्मल का फंक्शन बन गया थीटा के साथ, ये उसके जी इफेक्टिव का फंक्शन बन गया। लिख लो, लिखिए, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ rotation of earth for which objects at equator objects at equator, अच्छा इक्वेटर में, इक्वेटर start will start flying, will fly, start flying क्या होता है, will fly, objects at the equator will fly, या will leave the contact from the surface, ऐसे करके कुछ भी लिख लो। इक्वेटर पे जो लोग हैं या ऑब्जेक्ट है वो उड़ने लगे, तो बताइए टाइम पीरियड क्या होगा उस केस में अर्थ का। तो आपको क्या करना है इस सवाल में, बड़ा ही आसान सवाल। सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले आप, अरे यार गलत इक्वेशन, सबसे पहले नॉर्मल की इक्वेशन लिखें, अभी अभी आपने बनाई थी, एम जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। आप कह रहे हैं कि इक्वेटर पे जो लोग हैं वो उड़ने लग जाएं, इक्वेटर के लिए थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। हमने जो डायग्राम बनाया था उसमें इक्वेटर का मतलब 0 डिग्री पे था, इक्वेटर है वो, इक्वेटोरियल इक्वेटर, ठीक है। और नॉर्मल कितना हो जाना चाहिए, 0 डिग्री, 0 0 0। नॉर्मल 0 का मतलब क्या हो गया, कॉन्टेक्ट खत्म। नॉर्मल 0 कर दो, थीटा को 0 डिग्री रख दो, तो क्या बना है, ये बना जी बराबर ओमेगा स्क्वायर आर, तो ओमेगा बराबर अंडर रूट जी बाय आर। और रही बात टाइम पीरियड की, 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी। यहाँ पे आर का मतलब है रेडियस ऑफ अर्थ, जी का मतलब है 9.8। तो इसको सॉल्व किया जा सकता है और ये आता है 84 मिनट के आसपास, लगभग 1.4 आवर, ठीक है। मतलब धरती अपने अपने एक्सिस पर 1.5 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट कर लेगी, मतलब 1.5 घंटे में दिन और रात हो जाएंगी। एक दिन 1.5 घंटे का, एक पीरियड 1.5 घंटे का, एक दिन का, दिन रात पढ़ाई करोगे फिर आप एक पीरियड में, ठीक है। खैर ऐसा है। अच्छा ये जो नंबर है ना 84 मिनट और ये 1.5 घंटे, देखना भी बहुत जगह आएगा, जगह जगह पर आती है वैल्यू, 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी। ये 84 मिनट अभी देखना कितनी जगह पर आती है, ये बड़ी सही है, मतलब सही नंबर है। क्या क्या हो गया, ये आपका अभी तक हो गया है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी, और वेरिएशन इन ग्रेविटी, ये हो चुका है। अब स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, हेडिंग डालिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये हेडिंग क्यों डलवाई गई है पता है, बताओ क्यों, आप सोचो क्यों डलवाई गई है बताओ बताओ, मैं बताऊं। ये बताने के लिए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अलग चीज है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अलग चीज है, समझ गए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अलग है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट जूल होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है, ठीक है। कई बार हम जल्दबाजी में जब वर्क पावर एनर्जी पढ़ते थे तो ऐसा बोल देता था मैं
कि रेफरेंस से एच हाइट ऊपर है तो इसकी पोटेंशियल होगी एम जी एच, वो गलत है, पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल एनर्जी होगी एम जी एच। समझ में आ रही बात आपको? पोटेंशियल अलग है, पोटेंशियल एनर्जी अलग चीज है, दोनों में अंतर है। तो क्या अंतर है, अगली क्लास में पढ़ेंगे।